नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चंदेल, राजकीय महाविद्यालय टोंक, सहायक आचार्य भूगोल। आज का अपना अध्ययन बिंदु है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कि कृषि किन किन कारकों से प्रभावित होती है। जैसा कि अपन जानते हैं कि भूगोल एक व्यापक विषय है और भूगोल में अनेक चीजों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की शुरुआत में भौतिक भूगोल को ही भूगोल कहा जाता था और भौतिक भूगोल से संबंधित या प्रकृति से संबंधित चीजों का ही भूगोल में अध्ययन किया जाता था। किंतु धीरे धीरे आगे आवश्यकता महसूस हुई कि भौतिक भूगोल के साथ साथ एक और प्रमुख शाखा भूगोल में विकसित हुई, उसे कहा गया मानव भूगोल। अर्थात भूगोल में दो प्रमुख ब्रांचेस या शाखाएं हो गई, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में प्रकृति से रिलेटेड संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानव द्वारा उत्पन्न की हुई मानव से संबंधित शाखाओं का या चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसी में से मानव भूगोल में ही एक शाखा है कृषि भूगोल या एक विषय है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र भी व्यापक है। उन्हीं में से अपन आज अध्ययन कर रहे हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जैसा कि अपन जानते हैं कि कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है और कृषि अनेक कारकों द्वारा प्रभावित भी होती है और कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भौतिक कारक है और इन भौतिक कारकों से ही कृषि का स्वरूप, उत्पादन, क्षेत्रीय वितरण निर्धारित होता है। किंतु इन भौतिक कारकों के साथ साथ ही कुछ अन्य कारक भी है जो कृषि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन अन्य कारकों में आर्थिक कारक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, राजनीतिक कारक है, तकनीकी कारक है। ये कारक भी ऐसे कारक है जो कृषि के स्वरूप को निर्धारित करने में, कृषि के उत्पादन को निर्धारित करने में, कृषि के क्षेत्रीय वितरण को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये सब कारक मिलकर ही कृषि को विशेषता प्रदान करते हैं और कृषि को विशेषता प्रदान करने के साथ साथ ही उसमें समरूपता और अनेक रूपता प्रदान करते हैं। कृषि में समरूपता कैसे आती है, कृषि के समरूप क्षेत्र कौन से हैं, या कृषि में अनेक रूपता कैसे आती है, या एक ही क्षेत्र में अनेक अलग अलग रूप कृषि में कैसे दिखाई देते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये भी ये कारकों के द्वारा ही, ये समरूपता और अनेक रूपता भी इन कारकों के द्वारा ही निर्धारित होती है। अब अपन बात करेंगे कि भौतिक कारक। भौतिक कारक जो है प्रमुख कारक है जिनके द्वारा कृषि निर्धारित होती है। कृषि इन्हीं कारकों से निर्धारित होती है। जैसे समरूपता का उदाहरण देते हैं अपन, तो एक बड़े क्षेत्र में, जिसको अपन प्रदेश कह सकते हैं, उस प्रदेश में एक ही फसल का वो कारक इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि उसमें एक ही फसल का उत्पादन होता है, तो वो कृषि को समरूपता प्रदान करते हैं। जैसे एक विशेष क्षेत्र में गेहूं पेटी हो सकती है, मक्का पेटी हो सकती है, मक्का बेल्ट हो सकती है, या कपास पेटी हो सकती है, कपास बेल्ट हो सकती है, तो वो एक समरूपता वाला क्षेत्र कहलाता है। यानी वहां पर भौतिक कारकों ने या अन्य कारकों ने वहां कृषि को समरूपता प्रदान की है। किंतु दूसरे अनेक रूपता के रूप में लेते हैं तो एक ही क्षेत्र में इस प्रकार के भौतिक और अन्य कारक होते हैं कि वहाँ एक ही क्षेत्र में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुछ क्षेत्र में, कुछ छोटे क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन हो सकता है, मक्का का उत्पादन हो सकता है, सरसों का उत्पादन हो सकता है, मूंगफली का उत्पादन हो सकता है। तो एक ही क्षेत्र में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है, तो वो कृषि को अनेक रूपता प्रदान करता है। यानी वहाँ के भौतिक और अन्य कारक वो अनेक रूपता के रूप में उसको कृषि को प्रभावित करते हैं, इसलिए वहाँ पर अनेक रूपता दिखाई देती है। तो ये है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौतिक कारकों का महत्वपूर्ण रोल है, किंतु अन्य कारक भी अपनी भूमिका निभाते हैं और उसके उत्पादन को, उसके क्षेत्रीय वितरण को, उसकी स्वरूपता को निर्धारित करते हैं। ये तो भौतिक कारकों में अपन आगे अध्ययन करेंगे। भौतिक कारकों में आगे अध्ययन करेंगे तो उच्चावच है। भौतिक कारक भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे उच्चावच, जलवायु, मृदा, जल, ये सब भौतिक कारक है और ये प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक कारक भी कहते हैं।
ये प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होती है, मानव में इनका रोल नहीं होता, इसलिए इनको प्राकृतिक कारक भी कहा जाता है और इनको भौतिक कारक भी कहा जाता है। ये भौतिक कारक भी 4 प्रकार के हैं, उच्चावच, जलवायु, मृदा, जल। अब उच्चावच किस प्रकार से कृषि के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, कृषि के क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करते हैं, कृषि के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, वो आगे देखेंगे। और इसी प्रकार से जलवायु किस प्रकार से कृषि के उत्पादन को, कृषि के क्षेत्रीय वितरण को, कृषि के स्वरूप को निर्धारित करती है, वो भी आगे देखेंगे। और मृदा भी इसी प्रकार से उसके सब कृषि के उत्पादन को सबको प्रभावित करती है, जल भी प्रभावित करती है। अब इन क्रम से इनका बार-बार अध्ययन करते हैं। जैसे उच्चावच, उच्चावच क्या होते हैं दोस्तों? पहला अपना भौतिक कारक है उच्चावच। उच्चावच क्या होते हैं कि धरातल के ऊंचे नीचे भागों के अंतर को उच्चावच कहा जाता है। धरातल के ऊंचे नीचे भागों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। धरातल पर अनेक रूपता दिखाई देती है। कहीं पर धरातल पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कहीं पर धरातल पर पठार है, कहीं पर धरातल पर मैदान है और कहीं पर गहरी गहरी खाड़ियां हैं। तो ये अलग अलग धरातलीय स्वरूप है और इन्हीं को अपन उच्चावच कहते हैं और ये कृषि को प्रभावित करते हैं, ये कृषि को प्रभावित करते हैं। अर्थात धरातलीय उच्चावच है पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, ये सब धरातलीय उच्चावच कहलाते हैं और ये कृषि को प्रभावित करते हैं। इनमें कृषि का उत्पादन किस प्रकार से होगा, कृषि का क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार से होगा, कृषि का स्वरूप क्या होगा, कृषि का प्रकार क्या होगा, ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धरातलीय उच्चावच में मैदान। मैदान जो समतल भाग कराते हैं, मैदान जो समतल भाग कराते हैं और सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन इन्हीं भागों में होता है। 80 से 90% वर्ल्ड की कृषि इन्हीं क्षेत्रों में उत्पादन होती है और यह उपजाऊ मैदान होते हैं। यहाँ पर ये नदी घाटियों के मैदान होते हैं। यहाँ पर हर साल नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी जमा की जाती है और उसमें पानी की सुविधा भी होती है, उपजाऊ मिट्टी भी होती है, प्लेन एरिया भी होती है, परिवहन की सुविधा भी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन भी इन्हीं मैदानों में होता है। कृषि का टोटल कृषि का 80 से 85% भाग इन्हीं मैदानों में उत्पादित होता है। तो ये जैसा कि मानव की सभ्यताओं को भी अपन देखते हैं तो मानव की सभ्यताएं भी इन्हीं नदी घाटियों के मैदानों में विकसित हुई है। इन्हीं जैसे हांगू नदी की सभ्यता, नजलापरात नदी की सभ्यता, यांगटीशिगांग नदी की सभ्यता, ये सब सभ्यता भी इन्हीं मैदानों में विकसित हुई है। इसका कारण भी यही है कि वहां पर कृषि का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मानव जब भूमि रूप में जीवन जीता था और जब धीरे धीरे वो स्थायी होने लगा तो उसमें भी इन्हीं चीजों की भूमिका महत्वपूर्ण हुई, यानी नदी घाटियों की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। वहां पर नदी घाटियों के किनारों पर मानव का स्थायी रूप से बसने का प्रमुख कारण भी ये था कि स्वच्छ जल, पीने का जल और कृषि का जल दोनों उपलब्ध थे, प्लेन एरिया थे और इसके अलावा आपको उपजाऊ मिट्टी थी और प्लेन एरिया में आवागमन का साधन सुगम था। यही सब कारण थे कि मानव नदी घाटियों के किनारों पर बसा और वहीं पर खेती करके स्थायी रूप से स्थापित हुआ। तो ये मैदान सबसे उपजाऊ भाग होते हैं और सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन भी यही होता है। दूसरा कारक है पठार मैदानों की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर मैदानों की अपेक्षा कम खेती होती है, किंतु यहाँ पर फिर भी कई क्षेत्रों में पठारी इलाकों में भी खेती का कार्य किया जाता है और 10 से 15% वर्ल्ड की 10 से 15% खेती इन पठारी क्षेत्रों में की जाती है। ये पठार उबड़ खाबड़ और असमतल भी होते हैं, किंतु फिर भी मानव ने अपनी सूझबूझ से इन पठारों में भी खेती कार्य किया और वर्ल्ड के 2-3 पठार है जहाँ पर विश्व लेवल पे 2-3 पठार है जहाँ पर कृषि का कार्य अच्छे ढंग से किया जाता है। जैसे कोलंबिया का पठार, दक्कन का पठार, ब्राजील का पठार, ये ऐसे पठार है जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें पर्वत में कृषि कार्य बहुत कम मात्रा में होता है। कृषि के लिए पर्वतीय क्षेत्र बहुत कम महत्व के हैं। यहाँ पर 5 से 10% मात्रा में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि का कार्य किया जाता है। ये सबसे कम महत्व के क्षेत्र है और वर्ल्ड लेवल पर अपन अध्ययन करते हैं तो ये कृषि के लिए महत्वहीन क्षेत्र भी है। यहाँ पर क्योंकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कम गहराई की होती है, मिट्टी कम ऊंचाई की होती है, पानी की सुविधा भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, आवागमन में असुविधा होती है, इसलिए सबसे कम कृषि का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो ये तीनों ही, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, तीनों ही कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं और कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उच्चावच कारक है और ये महत्वपूर्ण भौतिक कारक है।
ये महत्वपूर्ण उच्चावचीय कारक है, महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जो कृषि के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। दूसरा कारक है जलवायु। जलवायु भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ये भी कृषि के उत्पादन को कम करने या ज़्यादा करने में, या कृषि के स्वरूप को निर्धारित करने में, या कृषि के क्षेत्रीय वितरण को निर्धारित करने में, या कृषि के प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। अलग अलग जलवायु में कम ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो सकता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में फसलों का उत्पादन, अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। और शीत कटिबंधीय जलवायु में, जो कि सबसे कम कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, वहाँ पर सबसे कम मात्रा में फसलों का उत्पादन होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो जलवायु है वो भी कृषि को प्रभावित करने का कार्य करती है, कृषि के उत्पादन को प्रभावित करने का कार्य करती है, कृषि के स्वरूप को निर्धारित करने का कार्य करती है। अलग उष्ण कटिबंधीय जलवायु में अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। और शीत कटिबंधीय जलवायु में अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। तो ये प्रकार भी निर्धारित करती है, उत्पादन भी निर्धारित करती है, क्षेत्रीय वितरण भी निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से जलवायु भी कृषि के उत्पादन को, स्वरूप को और क्षेत्रीय वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा भौतिक कारक है मृदा। मृदा, जैसा कि अपन जानते हैं कि मृदा चट्टानों का असंगठित रूप है और इसमें जीवांश और खनिजांश मिले होते हैं, और वो जीवांश और खनिजांश ही फसलों के उत्पादन को निर्धारित करते हैं। मृदा भी अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की मृदाओं में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। किसी मृदा में कम फसलों का उत्पादन होता है, किसी मृदा में अधिक फसलों का उत्पादन होता है, किसी मृदा में उत्पादन ज़्यादा होता है किसी फसल का, और किसी मृदा में उत्पादन किसी फसल का कम होता है। तो मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो महत्वपूर्ण भौतिक कारक है, जो फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है, फसलों के क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करती है, फसलों के स्वरूप को प्रभावित करती है, और फसलों के प्रकार को प्रभावित करती है और निर्धारित करती है। मृदा जैसे काली मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, अलग अलग प्रकार की बंजर मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती है, और उनमें भी अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। जैसे दोमट मिट्टी है तो उसमें कपास का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है, गन्ने का उत्पादन है, अधिक होता है। इसी प्रकार से काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अधिक होता है, जिसे रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि ज्वालामुखी की लावा से बनी हुई है। तो ये उसमें अलग प्रकार की मिट्टी। इसी प्रकार से लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में मोटे अनाज जैसे मक्का आदि फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। तो ये मिट्टियाँ भी कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती है, कृषि के स्वरूप को प्रभावित करती है, कृषि के क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करती है। इस प्रकार से ये मृदाएं हैं जो भी कृषि के उत्पादन को, और वर्ल्ड में या भारत में या राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, और उन मिट्टियों के अनुसार ही वहाँ पर कृषि का उत्पादन या कृषि फसलों का उत्पादन निर्धारित होता है। जैसे किसी प्रदेश में काली कपासी मिट्टी है तो वहाँ कपास का उत्पादन होता है, दोमट मिट्टी है तो वहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, लेटराइट मिट्टी है तो मोटे अनाज का उत्पादन, बंजर मिट्टी रेतीली मिट्टी है तो वहाँ बाजरे का उत्पादन होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। तो ये मिट्टियाँ भी है, जो मृदा भी है, वो भी कृषि के उत्पादन को, कृषि के क्षेत्रीय स्वरूप को, कृषि के प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक भौतिक कारक है। तो ये मृदाएं भी कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती है। चौथा कारक है जो वाटर, जल। किसी भी फसल के उत्पादन में जल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जल के बिना किसी भी फसल का उत्पादन संभव भी नहीं है। जल दो प्रकार का होता है, एक सतही जल होता है और एक अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिसे हम भूमिगत जल भी कहते हैं। भूमिगत जल जो भूमि के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, और सतही जल या धरातल के ऊपर का जल जो धरातल के ऊपर होता है, जैसे तालाब के रूप में, नदी के रूप में या और अन्य के रूप में।
और भूमिगत जल है जैसे नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा निकाला जाता है, वो भूमिगत जल है। तो दोनों ही जल के माध्यम से कृषि फसलों का सिंचित होता है, कृषि फसलें सिंचित होती है और उनसे फसलों का उत्पादन होता है। अब जल में क्या क्वालिटी है, जल की क्वालिटी भी, जल की मात्रा के साथ साथ जल की क्वालिटी भी फसलों के उत्पादन को, फसलों के स्वरूप को प्रभावित करती है। किसी फसल में जैसे बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल में कम मात्रा में जल की, कम क्वांटिटी में जल की आवश्यकता होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर वर्षा पर बाजरे का उत्पादन हो जाता है। किंतु दूसरी ओर देखते हैं अपन गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल को 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से चावल की फसल जो अपन देखते हैं, चावल की फसल को 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग फसलों को अलग अलग क्वांटिटी में पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है और पानी की मात्रा जब उपयुक्त मात्रा में मिलती है तभी उन फसलों का उत्पादन हो पाता है। ये तो क्वांटिटी है जो जल की, जो अलग अलग फसल की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ जल की क्वालिटी भी आवश्यक है।